हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। फंडामेंटल राइट की नेक्स्ट क्लास में चल रहे हैं अपन। चलें आगे शुरू करें। फंडामेंटल राइट में मैं आपको आर्टिकल 32 समझा रहा था और उसमें मैंने आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण तक समझा दिया है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है। एक बार आप यस करके या अपना थंबनेल या अपना अपना अंगूठा लगा के डन कर दो, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक बार कमेंट में यस बोल दीजिए, आपको समझ में आ गया है फंडामेंटल राइट के हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण तक। तो फिर मैं आगे आपको मैंडमस परमादेश समझाऊं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए चलिए। फंडामेंटल राइट तीन कहाँ है? फंडामेंटल राइट तीन कहाँ है? अपलोड तो हो चुका है सारा का सारा। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 समझाया था और उसमें बताया था कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। और दोनों के दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इश्यू करने की पावर होती है, जिसको लेकर मैंने आपको दोनों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंस समझाया है। और मैंने पहला बता दिया था बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। इसमें मैंने ये बोला था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में यदि पुलिस या कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति किसी को डिटेन कर लेता है या किसी को गिरफ्तार कर लेता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय निचली जिसने गिरफ्तार किया है उसको एक आदेश जारी करेंगे कि 24 घंटे के भीतर आपने कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया, उसका कारण बताओ और शीघ्र से शीघ्र मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसी में हम आगे चलते हैं। अब अगली जो रिट है उसका नाम है मैंडमस परमादेश। अब आराम से समझना, अगर आपको मैंडमस या परमादेश समझ में आ गई तो निश्चित रूप से परमादेश या मैंडमस समझ में आ गई तो निश्चित रूप से आप अपना, अगर कोई भी सरकारी काम नहीं हो रहा है या सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं टाइम पर, तो आप निश्चित रूप से अपना काम समय पर करा सकते हैं। अब सुनो क्या है। मान लो कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है। सरकारी कर्मचारी, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना काम नहीं करता है तो और आपको उसके काम न करने से आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है और अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है, और उसके काम ईमानदारी से न करने के कारण यदि आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जाओगे 226 से और हाई कोर्ट जाओगे 232 से। तो जो सरकारी कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है या अपने काम में लापरवाही बरत रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या दोनों में से जिसमें जाओगे, वो उस सरकारी कर्मचारी को एक आदेश जारी करते हैं या एक रिट इश्यू करते हैं। उसे कहते हैं मैंडमस। मैंडमस को हिंदी में कहते हैं परमादेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप अपना काम ईमानदारी से करें और जिस काम में आपने डिले किया है या विलंब किया है उसको आप पूरा करें। मतलब मान लो, सपोज कीजिए यूनिवर्सिटी से आपकी मार्कशीट मिलनी चाहिए थी 5 तारीख को और आज मार्कशीट नहीं मिली, 2 महीने हो चुके हैं और आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि यूनिवर्सिटी ने मेरी मार्कशीट टाइम पर नहीं दी है, जिससे मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट जिस अधिकारी का कर्तव्य है वो उसके पास जाएं, उसको एक रिट इश्यू करेंगे मैंडमस, और उसमें लिखेंगे कि हमारा आदेश है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लिखेंगे हमारा आदेश है, या इंग्लिश में लिखेंगे वी कमांड, हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें और जिस कार्य में आपने लापरवाही बरती है अथवा विलंब किया है उसे पूरा करें। इसे कहते हैं परमादेश। और परमादेश का शुद्ध मतलब होता है परम प्लस आदेश, इसे कहते हैं परमादेश। परम का मतलब होता है भगवान का करा, भगवान,
और आदेश का मतलब तो आप जानते होंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आदेश जो होता है वो भगवान के आदेश की तरह होता है। और फिर उस सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस काम को पूरा करेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकारी के व्यक्ति के, मतलब हैबियस कॉर्पस और मैंडमस दोनों में देखते हैं। हैबियस कॉर्पस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जारी हो सकती है अगर गिरफ्तार किया हो तो, प्राइवेट के अगेंस्ट भी गिरफ्तार हो सकती है अगर उसने आपको डिटेन किया है तो। लेकिन मैंडमस जो होगी वो सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध होगी, लेकिन प्राइवेट के विरुद्ध नहीं होगी। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पिताजी ने आपकी बहन की शादी के लिए खाना बनाने का ठेका, आपके पिताजी ने आपकी बहन की शादी के लिए खाना बनाने का ठेका रामू हलवाई को दिया, और बारात सिर पे खड़ी है और रामू हलवाई ने अपना रसगुल्ले नहीं बनाए, लड्डू नहीं बनाए, और क्या क्या होता है, मिठाई नहीं बनाई। तो ऐसे में अगर आपके पापा इस हलवाई के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे कि रामू हलवाई से हमारा कांटेक्ट हुआ था और उसने हलवाई ने मिठाई नहीं बनाई है, तो सुप्रीम कोर्ट रामू हलवाई को आदेश जारी नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने बोला प्राइवेट के अगेंस्ट मैंडमस इश्यू नहीं होती। बताइए समझ में आ गया? बताइए समझ में आ गया? तो लिखवा दूं इसको। भारती यादव पूछ रही है वकील के माध्यम से जाएंगे या ऐसे ही जा सकते हैं? ऐसे ही जा सकते हैं आप, वकील लेना पड़ेगा आपको। आप मतलब ऐसे नहीं जा सकते, गलत बोल गया मैं, ऐसे नहीं जा सकते, वकील के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? लिखवाऊं? अंगूठा कर दे आप अपना, ना बहुतों के अंगूठे आ भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सभी के आए तो इससे मुझे पता चल जाए। कोई बच्चा कह रहा है सरकार का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने बताया तो रोशनी जी, एग्जाम्पल अगर यूनिवर्सिटी से आपकी मार्कशीट नहीं आई तो। क्लियर हो गया? अब लिख ले। एक पूछ रहा है योगेंद्र हाई कोर्ट में कहा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में से कहीं भी चले जाओ जहां आपका मन करे वहां। अब लिखे, आ जाए। अब लिखिएगा, मैंडमस डालो हेडिंग, मैंडमस परमादेश, परमादेश। अब लिखे, इट लिटरली मीन्स, इसका इसका साधारण अर्थ है, इसका साधारण अर्थ है वी कमांड। इसका साधारण अर्थ है हमारा आदेश। इसका साधारण अर्थ है हमारा आदेश। इसी में लिखना, इट इज ए कमांड, इट इज ए कमांड, इट इज ए कमांड issued by the court, issued by the court, issued by the court, by the court to a public official, public का मतलब है सरकारी, to a public official, to a public official, asking him to perform his official duties, to perform his official duties, that he has failed, or refused to perform, or refused to perform। यह न्यायालय द्वारा हर्षित गुप्ता दोसर कह रहे हैं, नगर पालिका परिषद यदि गंदा पानी देता है तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि स्वच्छ पानी का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 21 के तहत। यह न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जारी किया गया एक ऐसा आदेश है, जारी किया गया एक ऐसा आदेश है, जारी किया गया एक ऐसा आदेश है जिसमें यदि सरकारी कर्मचारी अपने कार्य को करने में असफल हुआ है, अपने कार्य को करने में असफल हुआ है,
अथवा अथवा उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, अथवा उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, तो न्यायालय न्यायालय उस अधिकारी के विरुद्ध अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। इट कैन ऑल्सो, इसमें लिखेंगे किसके विरुद्ध जारी हो सकती है। इट कैन ऑल्सो बी इश्यूड against any public authority. It can issued against any public authority or any governmental body for the same purpose. यह किसी लोक प्राधिकारी अथवा सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध इसी उद्देश्य से जारी की जा सकती है। अब देखो, सरकारी के विरुद्ध जारी हो सकती है लेकिन प्राइवेट के विरुद्ध जारी नहीं होगी, ये बात तो है। तो मैं अभी यहां ये भी लिखवा रहा हूं कि किसके विरुद्ध जारी नहीं होगी, इसी में लिखिएगा। द रिट ऑफ मैंडमस कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट फॉलोइंग authority. The writ of mandamus cannot be issued against following authority. परमादेश निम्न प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। अब किस किस के विरुद्ध नहीं होगी? पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। दूसरा, द गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल। तीसरा, अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध। अगला और लास्ट, पहले से प्राइवेट लिखवा दिया होगा, नहीं तो मैं लिख लीजिएगा। ए प्राइवेट अथॉरिटी, अगर मैंने लिखवा दिया होगा, नहीं लिखा तो लिख ले। ए प्राइवेट अथॉरिटी, किसी निजी प्राधिकारी के विरुद्ध। और लास्ट वाला समझाऊंगा, लिख ले पहले। when the duty is discretionary and not mandatory, जब कोई कर्तव्य विवेकाधीन कर्तव्य हो, ना के बाध्यकारी हो।
अब सुनो इसका मतलब क्या है। देखो, मैंने बोला कर्तव्य दो तरीके के होते हैं। एक कर्तव्य वो होते हैं एक कर्तव्य वो होते हैं जो अनिवार्य होते हैं, अनिवार्य होते हैं मतलब मैंडेटरी होते हैं। और एक कर्तव्य वो होते हैं जो अनिवार्य नहीं होते, डिस्क्रिशनरी होते हैं, मतलब विवेकाधीन होते हैं। यानी कि इन कर्तव्यों का पालन करो या मत करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इन कर्तव्यों का पालन आपको करना पड़ेगा। इन कर्तव्यों का आपको पालन करना पड़ेगा, और इनका करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो मान लो कोई सरकारी स्कूल है, कोई सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल में टीचर के पढ़ाने का समय 9 बजे से मान लो 11 बजे तक है सुबह, मान लो 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ाने का है। तो अगर टीचर 9 से 11 आपको पढ़ाते हैं तो अच्छी है, और अगर टीचर 9 से 11 नहीं पढ़ाते तो तुम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस टीचर, चूंकि वो सरकारी स्कूल है, के विरुद्ध मैंडमस जारी करके उसे पढ़ाने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि यह आपका कर्तव्य है और ये कर्तव्य अनिवार्य है, आपको पढ़ाना पड़ेगा। यानी कि इस केस में 9 से 11 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट मैंडमस जारी कर सकता है। लेकिन मान लो सपोज करो कोई टीचर ऐसा है जो ये कहता है कि जो बच्चे वीक हैं, मतलब कमजोर हैं पढ़ने में, मैं उन बच्चों को अपनी मर्जी से 1 बजे से लेके 2 बजे तक फ्री पढ़ाऊंगा, जो कमजोर बच्चे हैं उनको फ्री पढ़ाऊंगा। और टीचर ने बच्चों को 1 महीने फ्री पढ़ाया भी, नो डाउट, लेकिन 1 महीने बाद पढ़ाना बंद कर दिया। ठीक है, अब ऐसे में तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और सुप्रीम कोर्ट से जाके कहो कि टीचर साहब अब हमें 1 से 2 नहीं पढ़ाते, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में मैंडमस जारी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 1 से 2 जो टीचर पढ़ा रहे थे वो अपनी मर्जी से नहीं, मर्जी से पढ़ा रहे थे, ये जबरदस्ती नहीं होता। यानी कि जो कर्तव्य वॉलेंट्री होते हैं, स्वेच्छा पे अपनी मर्जी से होते हैं, उनमें मैंडमस जारी नहीं होती। बताइए क्लियर हो गया? बताइए क्लियर हो गया? तो अंगूठे से समझाना। राकेश कुमार कह रहे हैं अचल भैया क्या मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स हटा दिया? हटाया कुछ नहीं है, वो अब डिसेबल कर दिया है, कोई उसको परचेज नहीं कर सकता। लेकिन जितनों का पहले से मॉडर्न इंडिया परचेज किया हुआ है वो उस क्लास को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी को उनका चलेगा। अब मैंडमस का बाद डालो प्रोहिबिशन, 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 प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। अब सुनो, अब सुनो गौर से, जो प्रोहिबिशन है या जो प्रतिषेध है वो केवल कौन जारी करता है? तो ऊपर की अदालत जारी करती है। ऊपर की अदालत का मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करती है। किसको करती हैं? निचली अदालत को जारी करती हैं, निचली अदालत को। बस सरकार के अधिकार, सरकार के विरुद्ध जारी नहीं होती प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन केवल ऊपर की अदालत, नीचे की अदालत को जारी करती है, सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जारी नहीं होती। अब सुनो, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, रोकना। इसका मतलब जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी ऊपर की अदालत जब नीचे की अदालत को कोई काम रोकने के लिए कहती है तो उसे प्रोहिबिशन कहते हैं। अब आप कहोगे एग्जांपल दो, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के फंड, कोई किसी व्यक्ति का कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो कानपुर में चल रहा है, और अगर कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो ऐसे में वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाके कहता है और कहता है कि जज साहब मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूं, रोज कोर्ट की तारीख कर नहीं पाता, पैसे खत्म हो गए हैं, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए कृपया करके मेरे केस पर कुछ दिन के लिए रोक लगा दी जाए, रोक लगा दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को सुनेगा
और यदि आपकी बात सुप्रीम कोर्ट को जेन्युइन लगी तो ऊपर की अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, ऊपर की अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक रिट इशू करेगा। इसे प्रोहिबिशन या प्रतिषेध कहते हैं और इसका मतलब होता है रोकना। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की हियरिंग रोक दी है और ये तब तक सुनवाई नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश नहीं आएगा। अब देखो, अब यहां पर एक बात देखते हैं अपन। एक तरफ लिख लेते हैं परमादेश यानी कि मैंडमस, दूसरी तरफ लिख लेते हैं प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। दोनों में अंतर देखो, ये सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध भी जारी हो सकता है, ये सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता। तीसरा ये केवल न्यायालय के प्रति होगा। दूसरा अंतर, सॉरी तीसरा नहीं दूसरा, इसमें कोई काम न हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उस काम को चालू करा देता है। और इसमें जो काम चल रहा था मतलब रोज सुनवाई हो रही थी, उसे सुप्रीम कोर्ट रुकवा देता है। देखो दोनों में सबसे बड़ा अंतर, इसमें जो काम नहीं हो रहा वो जो काम नहीं हो रहा वो चालू हो जाएगा, इसमें जो हो रहा है वो रुक जाएगा। दोनों में बहुत अंतर है। यानी कि एक एक्टिविटी को चालू करता है मैंडमस और परमादेश एक्टिविटी को रोक देता है। आ गया समझ में? लगाओ अंगूठा। समझाया, इतना सिंपल है कि तुम ना नहीं कर सकते। एक बच्चा है राहुल यादव, ये पूछ रहा है मैंडमस में सजा क्या होगी। बेटा ये कोर्ट अपने आप डिसाइड करता है, न्यायालय से ऊपर हम नहीं होते, न्यायालय कुछ भी कर सकता है इसमें। और एक बच्चा पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट ना माने तो कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को आपको प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट तो कोर्ट है। तीनों में अंतर समझ में आ गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या था, कोई गिरफ्तार कर ले चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, उसके विरुद्ध, ठीक है। मैंडमस में क्या था, सरकारी कर्मचारी काम न करे तो कोर्ट सुना देगा और चालू काम। प्रोहिबिशन में क्या है, निचली अदालत काम कर रही है, किसी की मजबूरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई रुकवा देगा। मैंने इसीलिए कहा था मैं खोल खोल के पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया? लिखवा दो। अब लिखें प्रोहिबिशन में इट इज इश्यूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट। यह ऊपर की अदालत के द्वारा निचली अदालत के विरुद्ध जारी किया जाता है। अदालत के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसी में लिखना, इसी में। अनलाइक मैंडमस, परमादेश के विपरीत, दैट डायरेक्ट्स एक्टिविटी, परमादेश के विपरीत जो कि काम को चालू करा देता है, परमादेश के विपरीत जो कि काम को चालू करा देता है, प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी, वहीं प्रतिषेध गतिविधियों को निष्क्रिय कर देता है। निष्क्रिय मतलब वही रोकना। प्रतिषेध गतिविधियों को निष्क्रिय कर देता है। इसी में लिखना किसके अगेंस्ट इश्यू हो सकता है। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन can be issued
ओनली अगेंस्ट, ओनली अगेंस्ट। एक बच्चा पूछ रहा है विवेक कुमार सर्टियोररी क्या है? बेटा बता रहा हूं, रुक तो जाओ, जल्दी में हो क्या कहीं? द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इश्यूड अगेंस्ट, कैन बी इश्यूड ओनली अगेंस्ट, ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। प्रतिषेध रिट, प्रतिषेध रिट, रिट न्यायिक प्राधिकरणों, न्यायिक प्राधिकरणों और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों, और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध, के विरुद्ध केवल जारी हो सकती है। अर्ध न्यायिक का मतलब होता है जो न्यायालय की तरह काम करते हैं, मतलब जो फैसला सुनाते हैं। अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी हो सकते हैं, हो सकती है इसी में, इसी में। इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट, अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कॉमा लेजिस्लेटिव बॉडी, कॉमा लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। और प्रतिषेध, और प्रतिषेध प्रशासनिक प्राधिकारियों जैसे डीएमएसपी, और प्रतिषेध, प्रतिषेध प्रशासनिक प्राधिकारियों, कॉमा विधायी निकायों, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता, जारी नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगला सुनो, अब अगला सुनो। कितने हो गए बताओ, कितने हो गए, कितने हो गए बताओ, जल्दी बोलो, कमेंट में लिखना कितने हो गए। पता तो चले तुम पढ़ भी रहे हो कि सो रहे हो। 3 हो गए, बहुत बढ़िया। अब सुनो तीसरा, चौथा सॉरी, सर्टियोरारी हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। अब सुनो, अब सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना, मेरी बात सुनना, जरा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। अब सुनो, सर्टियोरारी क्या होती है? मान लो, सपोज करो, सपोज करो कोई लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, निचली अदालत है, मान लो कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मैं लिख भी दे रहा हूं, चलो यहां पर कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति का कोर्ट में, कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति का कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उस व्यक्ति को लगता है कि उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी वजह से। मान लो आपके मौलिक अधिकार, आपका कोई केस कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है और आपको लगता है कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी मान लो, यानी ऊपर की अदालत में जाकर ये बोलोगे कि जज साहब ऐसे ऐसे मेरा एक कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है और मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हो रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात साबित हो गई कि वास्तव में आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस न्यायालय के विरुद्ध एक रिट जारी करेगा, इसका नाम होता है सर्टियोरारी। और इस रिट के जारी होते ही जो फाइल है, मान लो वो फाइल है ये, मैं एक पन्ना निकाल लेता हूँ, मान लो वो फाइल है ये, आपका जो केस चल रहा है, तो इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये न्यायालय आपकी फाइल, यानी फाइल जो चल रही थी वो भेज देगा। अब सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगा कि क्या कहीं वास्तव में आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट चेक करने के बाद पाएगा कि अगर इसमें अत्याचार हो रहा है,
तो ठीक है, नहीं पाएगा कि इसमें देखेगा कि नहीं घोरा अत्याचार, तो सुप्रीम कोर्ट ये फाइल वापस भेज देगा, वापस भेज देगा, ठीक है, और वापस भेज देगा और फिर कह देगा कि ठीक है आप सुनवाई जारी रखो। एक तो केस ये है। लेकिन मान लो सुप्रीम कोर्ट ने फाइल इससे मंगाई और चेक किया कि वास्तव में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट आपके इस केस को जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन रहा था उसे इंडिया की किसी भी अदालत में ट्रांसफर कर सकता है। हो सकता है कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये ट्रांसफर कर दे और कह दे कि अब इस केस की सुनवाई कानपुर जिला न्यायालय के स्थान पर कलकत्ता जिला न्यायालय करेगा। यानी कि सर्टियोरेरी में सुप्रीम कोर्ट मामले को बुला के ये चेक करता है कि मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा, और यदि हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट केस की फाइल को पूरे भारत में कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। अब आप कहोगे कि हाई कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अपने राज्य में फाइल ट्रांसफर करेगा। मान लो यूपी हाई कोर्ट है तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह बोल देगा कि इस केस की सुनवाई अब मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा। यह हाई कोर्ट की पावर होती है एक राज्य के भीतर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे भारत में कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। बताइए, समझ में आ गया? अब इधर सुनो, अब इसमें एक पंगा है। पंगा ये है कि जनरली ये वाली रिट सर्टियोररी जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी निचली अदालत के ही विरुद्ध जारी कर सकते हैं। लेकिन 1991 में 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अब ये फाइल एडमिनिस्ट्रेटिव प्राधिकारियों के विरुद्ध भी ये रिट जारी हो सकती है। यानी कि 1991 से पहले ये केवल न्यायालय से ही मामले को मंगा सकती थी, लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब ये फाइल यानी अब ये सर्टियोररी किसी सरकार के प्राधिकारी के विरुद्ध भी जारी हो सकती है। अब आप कहोगे कैसे? मान लो सपोज करो किसी व्यक्ति के ऊपर बलात्कार का मुकदमा चला, भगवान न करे ऐसा हो, और उसकी जांच कोई थाने का इंस्पेक्टर कर रहा है बलात्कार के मुकदमे की, और अगर किसी व्यक्ति को लगा कि थाने का इंस्पेक्टर उसके साथ केस में हेराफेरी कर सकता है या उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, तो वो व्यक्ति या उसके परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट थाने के इंस्पेक्टर को सर्टियोररी इश्यू करेगा और कहेगा जिस फाइल की तुम जांच कर रहे हो वो फाइल हमें भेज दो, हम चेक करेंगे। अब बताओ समझ में आ गया नहीं आया? सर्टियोररी पानी लग गया मेरा यार, बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब लिखे इसको, डालो सर्टियोररी उत्प्रेषण, सर्टियोररी उत्प्रेषण लिखिएगा इसमें। इट इज इश्यूड बाय ए हायर कोर्ट, इट इज इश्यूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट, टू ए लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट। यह याचिका सॉरी यह रिट ऊपर की अदालत के द्वारा निचली अदालतों के विरुद्ध जारी की जाती है, अदालतों के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, इसी में लिखिएगा प्रीवियसली प्रारंभ में, प्रीवियसली प्रारंभ में द रिट ऑफ सर्टियोररी, द रिट ऑफ सर्टियोररी could be issued only against judicial authority
एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। प्रारंभ में उत्प्रेषण रिट, प्रारंभ में उत्प्रेषण रिट केवल न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी हो सकती थी, न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी हो सकती थी, ना कि प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। एक लड़की है शिल्पा सिंह, हमारा ये डाउट बहुत पहले से है कि धारा और आर्टिकल में क्या अंतर है। बेटा जब संविधान होता है ना, तो संविधान में आर्टिकल लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, तो जो संविधान में 1 2 3 4 5 सीक्वेंस होता है उसे आर्टिकल अनुच्छेद कहते हैं। और कोई साधारण कानून होता है जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आरटीआई एक्ट, कोई भी कानून होता है उसका जो सीक्वेंस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, उनको सेक्शन बोलते हैं, धारा बोलते हैं। संविधान में अनुच्छेद, साधारण कानून में धारा होती है। ठीक है, इसी में लिखेगा न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी हो सकती थी, ना कि प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध, ना कि प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। ठीक है, इसी में लिखिएगा however in 1991, however in 1991, हालांकि 1991 में, हालांकि 1991 में the Supreme Court ruled that, the Supreme Court ruled that, हालांकि 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने नियम बनाया कि, सर्वोच्च न्यायालय ने नियम बनाया कि the certiorari can be issued, the certiorari can be issued even administrative authorities, even administrative authorities affecting right of individual, affecting right of individual। नियम बनाया कि यदि नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने से संबंधित, नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने से संबंधित कोई मामला आता है, कोई मामला आता है, आता है तो उत्प्रेषण, तो उत्प्रेषण, विवेक कुमार पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट रिट मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उत्प्रेषण प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी, तो उत्प्रेषण प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी जारी हो सकती है, जारी हो सकती है। इसी में लिखना, इसी में लिखना लाइक प्रोहिबिशन, लाइक प्रोहिबिशन, प्रतिषेध की तरह, प्रतिषेध की तरह, प्रतिषेध की तरह। certiorari is also not, is also not available against legislative body, available against legislative body और प्राइवेट इंडिविजुअल, और प्राइवेट इंडिविजुअल। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी, प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी, उत्प्रेषण भी निजी व्यक्ति, निजी व्यक्ति
निजी व्यक्ति भी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। जारी नहीं हो सकती। नहीं जारी हो सकती। चले आगे। बताइए, 4 रेट क्लियर हो गई तो पहले अंगूठा लगाओ, फिर आगे चलो। 4 रेट जा क्लियर हो गई तो अंगूठा लगा दो, फिर मैं अगली 5वीं चलूं। बहुत बढ़िया। जब ऐसे अंगूठे आते हैं ना, मन तो करता है वीडियो बना लूं, दाएं 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 चल रहे हैं। जबकि एक बात हूँ, ये रिट ना बहुत टेढ़ा काम है, बच्चे को समझ में आती नहीं है, टीचर के होश उड़ जाते हैं कि कैसे समझाएं, क्योंकि एग्जाम्पल ही नहीं होते टीचरों के पास, रट्टे रट्टे रखे रहते हैं। लेकिन मेरे पास क्या है कि इनके एग्जाम्पल ज़्यादा है वो, तो इसलिए मैं उसके आसानी समझाता हूँ। अब होता क्या ना, ऑफलाइन क्लास होती तो ऑफलाइन में तो बच्चों को खड़ा करके सामने समझा सकता हूँ। अब लेकिन ऑनलाइन में तो स्टूडियो में बच्चों को कहाँ से बुलाऊंगा यार, एक आध बार बुला लेता हूँ कभी कभी, तो वो ऑनलाइन स्टूडियो की तो लिमिट होती है ना, 12x12 के कमरे हैं यार। अब चलो आ जाओ। अगला है को वारंटो। वारंटो हिंदी में बोलते हैं अधिकार प्रच्छा। प्रच्छा। अब सुनो, गौर से सुनो, सुनो एक बार। अब देखो अधिकार प्रच्छा क्या है। मान लो कोई सरकारी पोस्ट है, मान लो कोई सरकारी पोस्ट है, गौर से सुनना, और उस सरकारी पोस्ट पर कोई बंदा बैठा है, मतलब कोई अधिकारी या कर्मचारी बैठा होगा। मान लो कोई बंदा या बंदी बैठी है, मतलब लड़का या लड़की उस पोस्ट पर बैठा है, काम कर रहा है। और अगर किसी को ये लगता है कि ये बंदा गलत तरीके से बैठा है, इसने पोस्ट हड़पी है किसी तरीके से, और लगता है कि इसने ये एग्जाम भी पास नहीं किया इस पोस्ट के लिए, और ये जुगाड़ बुगाड़ लगा के आया है, और जनता के अधिकारों के साथ इस पोस्ट का मिसयूज कर रहा है और टॉर्चर कर रहा है, तो अगर आपको ये कंफर्म हो कि ये बंदा इस पोस्ट पर पोस्ट को हथिया के बैठा है, और ये बंदा इस पोस्ट के लायक नहीं है, और ये बंदा आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या ऊपर की अदालत में जाके कह सकते हो कि जज साहब ऐसे ऐसे, मान लो एक पद है, मान लो नगर निगम में किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर है, और इस पद पर जो नाम का व्यक्ति बैठा है ए, वो गलत तरीके से इस पावर पे पहुंचा है, इस पोस्ट पर पहुंचा है, और ये जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध एक रिट इश्यू करेगा, को वारंटो, और सुप्रीम कोर्ट इससे कहेगा कि आप ये प्रेजेंट करो या प्रस्तुत करो कि आपने इस पोस्ट को कैसे प्राप्त किया, आपका एग्जाम कौन से ईयर में हुआ था, आपको गवर्नर या प्रेसिडेंट के ऑर्डर से अपॉइंट किया है वो ऑर्डर दिखाओ, और आप अपनी सैलरी स्लिप दिखाओ, और इस पद की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यानी कि शैक्षणिक योग्यता है वो भी दिखाओ। अब अगर इसने दिखा दिया तो कोई बात नहीं है, तो वो बैठा रहेगा, लेकिन अगर ये प्रस्तुत नहीं कर पाया तो इसके सीनियर अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर देगा कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि इसने इस पद को जबरदस्ती किसी तरीके से हथियाया है और ये अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको कहते हैं अधिकार से। अधिकार का इसका मतलब होता है आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो रिट है ये केवल सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी हो सकती है, प्राइवेट पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। अब आप कहोगे कैसे? तो सुनो, मान लो सरकारी पद पर नगर निगम में कोई बंदा बैठा है रजिस्ट्रार, तो उस रजिस्ट्रार में योग्यता नहीं है तो आप जारी करवा लोगे। लेकिन मान लो कोई प्राइवेट जूस की दुकान है, गन्ने की जूस की दुकान है या मौसम्मी के जूस की दुकान है, उस पर एक बंदा बैठा है और उसको जूस निकालना नहीं आता, फिर भी वो बेच रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट में जा कहो जज साहब ये रामू जूस सेंटर पे ये जो बिल्लू बैठा है ये जूस सही से नहीं निकाल पाता, तो मुझे लगता है कि ये अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा, इसने ये पोस्ट हथियाया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट के विरुद्ध जारी कर पाएगा? नहीं, क्योंकि प्राइवेट की योग्यता चेक करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट तो कंपनी जो है वो अपनी योग्यता देख के ही अपॉइंट करेगी। आ गया समझ में?
आ गया समझ में? क्लियर हो गया तो लिखवा दूंगा, पहले अंगूठा लगा दो, क्लियर है तो अंगूठा लगा दो। चले, अब लिख लो, आ जाओ, अब लिख ले। इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, इसका अर्थ है किस प्राधिकार से, इसका अर्थ है किस प्राधिकार से, किस प्राधिकार से, प्राधिकार से, इसी में लिखना। इट इज इश्यूड, इट इज इश्यूड बाय द कोर्ट, बाय द कोर्ट to inquire into the legality, into the legality of claim of a person, of a person to public office, to public office। इसके अंतर्गत न्यायालय, इसके अंतर्गत न्यायालय किसी सरकारी पद, किसी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति, पद पर बैठे व्यक्ति की वैधानिकता, की वैधानिकता के दावे का परीक्षण करते हैं, के दावे का परीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं। ध्यान रखना सरकारी पद पर होगी, प्राइवेट पे नहीं है। इसी में द रिट कैन बी इश्यूड, द रिट कैन बी इश्यूड ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस। यह रिट, यह रिट सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है, जारी की जा सकती है। इट कैन नॉट बी इश्यूड, इट कैन नॉट बी इश्यूड, इट कैन नॉट बी इश्यूड in case of private office, in case of private office, office और ministerial office, और ministerial office। और यह रिट, और यह रिट, रिट किसी निजी व्यक्ति, निजी व्यक्ति अथवा मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध, अथवा मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती, जारी नहीं हो सकती। मंत्री पद पर क्यों नहीं होगी? प्राइवेट तो बता दिया, मंत्री पद पर क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पे होते हैं। तो मंत्री पे अगर जिम्मेदार, मंत्री अगर ठीक से नहीं करेगा काम, तो मंत्री को तो विधानसभा या लोकसभा अपने बहुमत से हटा सकती है, इसलिए मंत्री के विरुद्ध नहीं होती है। अब बोलो, अब बताओ। अब प्रश्न ये उठता है कि अब 5 और 8 है, मैं कंपेयर कर देता हूं, 5 और 8 है, कंपेयर कर देता हूं। शॉर्ट में लिखता हूं, हैबियस कॉर्पस दूसरा, मैंडामस तीसरा, प्रोहिबिशन चौथा, सर्टियोररी पांचवा, को वारंटो। अब देखो, अब यहां पांचों में चलते हैं। जारी हो सकती है, जारी हो सकती है किसके विरुद्ध? ठीक है, और जारी
नहीं हो सकते किसके विरुद्ध? ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो, हैबियस किस कॉर्पस किसके विरुद्ध, जिसके विरुद्ध जारी होती है उसे हरे कलर में लिखता हूं। किसके विरुद्ध जारी हो सकती है? पब्लिक ऑफिस, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट ऑफिस होता है, और प्राइवेट दोनों के विरुद्ध हो सकती है। ठीक है, और मैंडामास केवल पब्लिक ऑफिस के विरुद्ध होगी, प्राइवेट के विरुद्ध नहीं होगी। प्रोहिबिशन जो है कोर्ट मतलब निचली अदालतों के विरुद्ध जारी होगी, गवर्नमेंट के विरुद्ध जारी नहीं होगी। उल्टा लिख दिया, नीचे इधर लिखना था, सॉरी 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 सॉरी। कोर्ट के विरुद्ध जारी हो सकती है, ठीक है, और सर्ट्यूरेरी कोर्ट के विरुद्ध जारी हो सकती है, और पब्लिक ऑफिस ऑफिस के विरुद्ध भी जारी हो सकती है। कब से हो सकती है ये बता दो, मैं ईयर भी लिख दे रहा हूं। कब से हो सकती है मैंने लिखवाया है सर्ट्यूरेरी में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, कब से? देखता हूं तुम्हें दिख भी रहा है कि नहीं, ये मतलब याद कर रहे हो कि नहीं। कब से हो सकती है? 1991, बहुत बढ़िया, 1991 से। और ये पब्लिक ऑफिस के बैठे विरुद्ध हो सकती है, ठीक है। अब नहीं हो सकती वो सुनो, नहीं हो सकती वो सुनो, ऐसा इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये प्राइवेट के विरुद्ध जारी नहीं होगी, प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर के विरुद्ध जारी नहीं होगी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विरुद्ध जारी नहीं होगी, और अगर डिस्क्रिशनरी फंक्शन है मतलब विवेकाधीन कार्य है तो जारी नहीं होगी। और ये किसके विरुद्ध जारी नहीं होगी? पब्लिक ऑफिस के विरुद्ध जारी नहीं होगी, लेजिस्लेटिव विधायिका के विरुद्ध जारी नहीं होगी। और ये वाली पब्लिक ऑफिस के विरुद्ध अब तो जारी हो सकती है, तो ये लाइन तो हटा ही दो अब तो, ठीक है। और विधायिका यानी लेजिस्लेटिव के विरुद्ध जारी नहीं होगी, और ये मिनिस्टर ऑफिस पर बैठे पद के विरुद्ध जारी नहीं होगी, और प्राइवेट पर बैठे विरुद्ध जारी नहीं होगी। अब सुनो, अब ओपन चैलेंज है तुम सबको, ये जो 5 रिट जैसे मैंने पढ़ाई है वैसे तुम किसी किताब में ढूंढ के ला के दिखा दो। कंपेरिजन सामने दे दिया, जा रहा हूं सामने से, बताओ। क्लियर हो गया? अंगूठा लगा दो, नहीं क्लियर हुआ तो आंसू टपका दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आध आंसू भी आए हैं खैर इसमें, नो डाउट। तो उनका एक आध का तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा, हो सकता है वो लेट आए हो, इस चक्कर में ऐसा हुआ होगा। वैसे इसके चांस नहीं है कि मैं समझाऊं और समझ ना आए। क्या इसके चांस हैं कि मैं समझाऊं और समझ ना आए? आप लोग बता देना। चले आगे। अब सुनो, अब फंडामेंटल राइट में कंपेरिजन आपने उतार लिया होगा, मैं हट जा रहा हूं, पॉज करके बाद में भी उतार सकते हो आप, पॉज करके बाद में भी उतार सकते हो, मैं हट जा रहा हूं सामने से। चले आगे। अब आ जाओ, अब आ जाओ, हैप्पी मेवाड़ा। मेवाड़ा लिखा है, क्या लिखा है? 5 रिट पूरे याद हो गए, बहुत बढ़िया, होने भी चाहिए यार। उतार लेना, करुणा कुमारी पूछने उतारने हैं क्या? बोर्ड नहीं उतारना आपको, ये बोर्ड पे जो लिखा है वो उतारना है। बोर्ड उतारने के लिए तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, प्लास पेचकस लाना पड़ेगा। और उतार के करोगे क्या? तुम उतार ले जाओगे बोर्ड, तुम्हें पढ़ाऊंगा कैसे फिर? ले, अब हट जा रहा हूँ सामने से, हट गया था मैं तो, अभी लो, पॉज कर लेना, उतार लेना, ठीक है। अब सुनो, अब मैंने आपको 12 से लेके 32 अनुच्छेद तक सब करा दिए, चेक कर लो। चाहो तो मैं एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ, लो। 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए कि सरकार हाथ लगाएगी तो हाथ चकनाचूर हो जाएगा, 14 में कानून के समझ समानता, कानून का समान संरक्षण, 15 में सरकार और प्राइवेट 5 बेस पर भेदभाव नहीं करेगी, 16 में केवल प्राइवेट और सरकार भेदभाव नहीं करेगी, सॉरी प्राइवेट गलत बोल गया, 17 में छुआछूत का अंत, 18 में टाइटल का अंत, 19 में 6 स्वतंत्रताएं, 20 में 3 संरक्षण, 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता,
22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, जो बताए थे मैंने, गिरफ्तारी अपराध से पहले, अपराध के बाद। 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24 में बाल श्रम का निषेध, इधर आ जाओ। 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 में धर्म के प्रोन्नत पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। 28 में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। 29 में अल्पसंख्यकों के लिए हितों का संरक्षण। और 30 में अल्पसंख्यक अपने स्कूल खोल सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। 31 मौलिक अधिकार था और संपत्ति का अधिकार था, खत्म कर दिया। और 32 अभी खत्म हो गया, जिसमें मैंने 5 प्रकार की रिट बताई, जिसको संविधानों के उपचार का अधिकार कहते हैं। यानी 12 से 32 तक किसी अनुच्छेद में कहीं किसी को कोई डाउट हुआ हो तो बोलने का। अब चक्कर क्या है ना, मालूम बता क्या है, ऑफलाइन ऑनलाइन बस यही फर्क है। ऑनलाइन में तुम्हें मैं याद करा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा तुम कहाँ बैठे हो, गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, पार्क में बैठे हो। ऑफलाइन में जब क्लास में 100 200 300 बच्चे होते हैं ना, तो मैं बुलवाता हूँ, 12 बोलो तो सब बोलते हैं 12, 13 बोलो सब बोलते हैं 12 13। तो उसमें क्या होता है, क्लास को याद हो जाता है। वैसे तो याद तो यहाँ भी करा दिया मैंने, लेकिन अब तुम इसमें मुझे वो नहीं दे पाते ना। अब मैं ही कुत्तों की तरह भौंकला हूँ इसमें यार, तुम बस कमेंट कर रहे हो। ऑफलाइन में तो क्लास में याद करा देता हूँ, यहाँ भी कोशिश तो पूरी करिए याद कराने की। चले, अब 33 34 35 कितने बचे हैं? 33 34 और 35। 33 34 और 35, 33 34 35। कोई बच्चा अगर 33 नहीं होते, 33 होते हैं, वही बोला है मैंने। ठीक है, अब सुनो। 33 तेरी, अब पहले 33 सुनो। 33, जब कभी इमरजेंसी कोई कोई मामला अटक जाए, तो जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, आईटीबीपी, जो भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं और पुलिस होती हैं, तो संसद कानून बनाकर बनाकर गौर से सुनना, कानून बनाकर आर्म्ड फोर्सेस और अन्य फोर्सेस के फंडामेंटल राइट पर बैन लगा सकती है। इसमें 33 में सिर्फ इतना है। अब आप कहोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। भगवान न करे कहीं दंगा हो जाए, और दंगे, भगवान न करे, मैं नहीं चाहूंगा कभी हो, कभी दंगा हो जाए और दंगे में आर्मी, एयरफोर्स या नेवी या कोई भी फोर्स अब तैनात है, मान लो सीआरपीएफ है, कोई भी है, मैं तो वैसे नाम सबके ले रहा हूँ, कोई भी फोर्स तैनात है, तो संसद का कानून हो सकता है जो ये कहे कि इस वक्त चूंकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या बीएसएफ या अन्य सीआरपीएफ के फंडामेंटल राइट वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि दंगा होगा तो निश्चित रूप से पुलिस के साथ भी अत्याचार हो सकता है, भगवान न करे कभी हो। तो ऐसे में सामान्यतः सामान्यतः संसद के कानून के द्वारा आर्म्ड फोर्सेस के, यानी आर्म्ड फोर्सेस जो फोर्सेस मैंने आपको बताई हैं, उनके मौलिक अधिकारों पे बैन लग सकता है। क्लियर हो गया? अब आप कहोगे नहीं समझ में आया। मान लो कोई भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और भगवान न करे कोई जवान शहीद हो गया, तो उसके परिवार वाले कह रहे हैं मेरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 21, मेरे जवान जो मेरा पति था या मेरा बेटा था वो शहीद हो गया, सरकार उसके अनुच्छेद 21 को प्रोटेक्ट करे। तो अब ऐसे में ये केस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि संसद के कानून के द्वारा ऐसी कंडीशन में उनके फंडामेंटल राइट पे बैन लग सकता है। यानी कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर संसद मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध लगा सकती है। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये विशेष परिस्थिति में होता है, क्योंकि अगर इनको भी फंडामेंटल राइट दे दिए जाएंगे, विशेष परिस्थिति बोला, वैसे तो है ही है, दे दिए जाएंगे, तो फिर देश को और जनता को बचाएगा कौन? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बताओ 33 समझ में आ गया तो मैं लिखवा दूं? 33 समझ में आ गया तो मैं लिखवा दूं? तैतीस समझ में आ गया तो मैं लिखवा दूं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाए, अब लिखें। आर्टिकल 33, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 लिखेगा। देयर एप्लीकेशन, देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कॉमा पैरामिलिट्री फोर्सेस, कॉमा पैरामिलिट्री फोर्सेस, कॉमा इंटेलिजेंस एजेंसीज,
कॉमा इंटेलिजेंस एजेंसीज, कॉमा कॉमा पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, restricted by the parliament, by the parliament of implementing fundamental right, by the parliament of implementing fundamental right. संसद के कानून बनाकर, संसद द्वारा कानून बनाकर, संसद द्वारा कानून बनाकर सैन्य बलों के सदस्यों, सैन्य बलों के सदस्यों, कॉमा कॉमा अर्धसैनिक बलों, अर्धसैनिक बलों, कॉमा आसूचना एजेंसियों, आसूचना एजेंसियों, कॉमा पुलिस बलों, पुलिस बलों कि मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन पर, मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जा सकता है। अननेसेसरी कमेंट मत करो, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है पूछो, बताऊंगा। शिल्पा सिंह पूछ रही है एनसीईआरटी की क्लास चलेगी? बिल्कुल चलेगी, पहले 34-35 खत्म करा दो, फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 34-35 खत्म करा दो, फिर फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद अपन यहाँ पॉलिटी स्टॉप करेंगे। आ जाए, अब 34 आ जाओ। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? जिस किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा हो, मार्शल लॉ लगा हो, मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री का कानून लगा हो। वैसे तो ज्यादातर ये नहीं लगता, ये रेयर केस लगता है जब मजबूरी फंस जाती है। यानी कि अगर कभी मार्शल लॉ लगा हो या सेना का कानून लगा हो तो उस वक्त जनता के फंडामेंटल राइट यानी जनता के मौलिक अधिकार काम नहीं करते। अब आप कहोगे क्या मतलब है? मान लो भगवान न करे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, कभी कर दिया, और मान लो पाकिस्तान ने राजस्थान के श्रीगंगानगर की तरफ किया है, भगवान न करे कभी ऐसा होगा तो हम पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कैपेबल है। श्रीगंगानगर में कर दिया, अब ऐसे में वहां मिलिट्री का कानून लग गया, मिलिट्री चारों तरफ तैनात है। अब ऐसे में तुम्हारे फंडामेंटल राइट वर्क नहीं करेंगे। तुम कहोगे कैसे? आर्मी चारों तरफ तैनात है, आर्मी अपनी AK-47 लेके लहरा रही है, घूम रही है वहां पे ताकि जनता को सुरक्षित रखा जा सके। अब ऐसे में कोई लड़की है, मान लो ये संगीता गौतम है, संगीता गौतम वहां से अपने घर से बाहर निकल के आई और आर्मी वाले से पूछा कहाँ जा रही हो, तो ये कहती है भिंडी लेने जा रही हूँ। आर्मी वाले कह देंगे मैडम घर में घुस जाओ, मार्शल लॉ लगा हुआ है, आपके फंडामेंटल राइट वर्क नहीं करेंगे इस वक्त, नहीं तो मजबूरी में हमको आपके साथ गोली मारनी पड़ सकती है, गिरफ्तार किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि इस वक्त देश सर्वोपरि होता है और आर्मी देश को बचाने के लिए होती है, तो ऐसे में आपके फंडामेंटल राइट वर्क नहीं भी कर सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये संविधान में रेयर केस के लिए रखा गया है। हाँ हाँ, मैंने बोला ना ये सब, देखो ललित राघवाम राजपूत ये कह रहा है बाकी स्टेट में तो करेगा, बिल्कुल करेगा यार, मैंने बोला जहां मार्शल लॉ लगा हो। ठीक है, अब लिखें इसमें, अब लिखें आर्टिकल 34 अनुच्छेद 24 और 34 अनुच्छेद 34 देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड while martial law is in force in any area। यदि भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हो
तो वहां पर मौलिक अधिकार क्रियान्वित नहीं होते, मौलिक अधिकार क्रियान्वित नहीं होते, नहीं होते। मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल, मार्शल लॉ का तात्पर्य होता है सेना का कानून। सेना का कानून, मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल, मार्शल लॉ का तात्पर्य होता है सेना का कानून। क्लियर हो गया? बताओ 33-34 तक क्लियर है? 33 में क्या बोला है कि जो फोर्सेस हैं उनके एफआर वर्क नहीं करेंगे अगर फंडामेंटल राइट के केस में संसद ने कानून बनाया तो। 34 क्या कहता है? कान में क्या घुस गया? 34 क्या कहता है कि मार्शल लॉ लगा हो तो आपके फंडामेंटल राइट काम नहीं करेंगे मार्शल लॉ के एरिया में। ठीक है, अब बताओ 34 तक क्लियर है तो 35 बताऊं। 34 तक क्लियर है, 35 लिखा है, कुछ गलत लिख गया हो तो बताओ। 35 तक क्लियर है? 34 तक क्लियर है? चले आगे, चले आगे। गांधी बापू ओरिजिनल वाले बेटा, मेरे जब मैं पढ़ाता हूं ना तो टेंशन ये सब छोड़ दिया कर यार, तू फालतू की। मैं हूं, छोड़ता कुछ नहीं हूं, जो पढ़ाता हूं पूरा कराऊंगा। वो पूछ रहा है कि सर ये इन दोनों के बीच में कंपैरिजन तो कराया नहीं। मैंने कब कहा टॉपिक खत्म हो जाएगा? पहले पूरा देख तो सही पहले मेरे को यार। आ जाओ। अब 35 क्या कहता है कि मौलिक अधिकार दो श्रेणी के होते हैं। पहले वो होते हैं जो स्वतः लागू होते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली लागू होते हैं, इनको लागू करने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, कानून की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो कानून की आवश्यकता होती है उनके लिए कानून बनाया जाएगा, लेकिन कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होगी। राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर इसके लिए कानून नहीं बना सकता। जैसे छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत होगा, लेकिन छुआछूत के लिए जो भी कानून बनेगा वो संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडल को नहीं बनाने की शक्ति। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि राज्य विधानमंडल बनाएगा तो इसकी परिभाषा अपने आप अपने अपने अकॉर्डिंग राज्य डिसाइड करेंगे। यूपी में छुआछूत का मतलब कुछ और, मध्य प्रदेश में कुछ और। इसलिए अंबेडकर साहब ने संसद में संविधान में लिख दिया कि जो भी कानून बनेंगे वो बनाने की शक्ति केवल संसद को रहेगी, जिससे कि मौलिक अधिकार पूरे देश में एक समान हो, क्योंकि संसद का कानून पूरे भारत में मान्य होता है। बोलो क्लियर है? लिखवाऊं? 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 अब लिखें आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35 आ जाए। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट are directly enforceable, are directly enforceable। अधिकांश मौलिक अधिकार, अधिकांश मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित होते हैं। while a few of them, while a few of them can be enforced by the law of parliament, can be enforced by the law of parliament। जबकि इनमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं, जबकि इनमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके लिए संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। कैन बी एनफोर्स बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, उनके लिए संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर हालांकि such laws can be made by the parliament only, can be made by the parliament only
हालांकि ऐसे कानून केवल संसद द्वारा बनाए जा सकते हैं, केवल संसद द्वारा बनाए जा सकते हैं, नॉट बाय स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ना कि राज्य विधानमंडल द्वारा। अचल भाई, ना कि राज्य विधानमंडल द्वारा, विधानमंडल द्वारा, इसी में लिखना। तो एनसीईआरटी वाली जो पॉलिटी की क्लास है उसमें क्लास में मैसेज डाल देना, पॉलिटी एनसीईआरटी की आज की क्लास आधे घंटे लेट शुरू होगी। पॉलिटी एनसीईआरटी की क्लास आज के लिए सिर्फ आधे घंटे लेट शुरू होगी बस। इसमें कुछ बच्चे तो इसी में होंगे, बाकी को डाल दो बस, सबको ही डाल दो तो बाकी क्या। ठीक है, तो ना कि राज्य विधानमंडल द्वारा, इसी में लिखना दैट दैट यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी throughout the country can be maintained, ताकि पूरे भारत में एक एक रूपता बनाई रखी जा सके। पूरे, हाँ थोड़ा आधे घंटे डाल दो बस, बच्चे समझ जाएंगे, तुम मुझे डाल दो। पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास आज के लिए केवल आधा घंटा लेट शुरू होगी, बस ऐसे डाल दो, ताकि पूरे भारत में एक रूपता बनाई रखी जा सके। चलें आगे। अब देखिए, आपके 12 से लेकर 35 तक सारे मौलिक अधिकार मैंने करा दिए, एक भी मौलिक अधिकार बचा नहीं है, पहली बात तो ये। अब मैंने फंडामेंटल राइट भी आपको करा दिए, और इधर 36 से 51 में मैंने आपको डीपीएसपी भी करा दिए। मौलिक अधिकार जो हैं वो भाग 3 में है, और डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में है। अब प्रश्न ये उठता है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों मैंने कराए हैं। इसलिए अब आप हेडिंग डालो, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी। अब ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के डिफरेंस उन बच्चों को अच्छे से समझ में आएंगे जिन बच्चों ने मुझसे डीपीएसपी भी पढ़े होंगे और फंडामेंटल राइट के सारे वॉल्यूम, मतलब सारे सीक्वेंस पढ़े हैं। तो क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ लिखाया है आपको और समझाया भी है, तो इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन फिर भी मैं चलता हूं, तो मैं एक एक करके समझाऊंगा, एक एक करके लिखवाऊंगा। फंडामेंटल राइट पहला है, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं, यानी कि न्याय योग्य होते हैं, यानी अगर इनका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको न्याय दिलवा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी गैर न्याय योग्य होते हैं, यानी कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से न्याय नहीं ले सकते। पहला क्लियर हो गया। अब डालें हेडिंग, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी। एक बच्चा कह रहा है ज्योग्राफी की क्लास कब से होगी, अब उसको बेचारे को पता ही नहीं है, ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट हो चुकी बेटा, अब क्या होती रहेगी। ज्योग्राफी जो मॉड्यूल खरीदा उन बच्चों ने, ठीक है, जो पर्टिकुलर बैच में पढ़ रहे हैं, जैसे पीसीएस वाले में, आरओ में पढ़ रहे हैं, उनकी देख लेना आपके बैच में चल रही होगी, नहीं चल रही होगी तो आगे आएगी। ठीक है, आ जाए, आ जाए इसमें। अब पहले फंडामेंटल राइट वाले में लिखना, पहले फंडामेंटल राइट वाले में लिखना, फंडामेंटल राइट वाले में लिखना, फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं, मौलिक अधिकार, शुरू करा दो है? तो एक के साथ दो नहीं हो सकती क्या? अरे तो वो देख लेंगे अपने यहाँ पे, एक आध दिन का तो कभी कभी होता है।
ऐसा कुछ नहीं हो, रेयर केस का मामला है तो उसे स्टार्ट करा दो वो तो आ जाए इसी में। मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं इधर लिखे डीपीएसपी में। डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल, डीपीएसपी गैर न्याय योग्य होते हैं। अगला आ जाए, अगला अगला मैंने पहले भी बताया है दूसरा वाला कि फंडामेंटल राइट जो है वो आपको पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, जबकि डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है। क्योंकि फंडामेंटल राइट के जो कानून हैं वो राजनीतिक रूप से आपको मिले हैं। अगर आपको राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहे हो तो कोर्ट में चले जाओ, लेकिन जो समाज और आर्थिक रूप से आपको बढ़ाते हैं वो डीपीएसपी है। दूसरा अंतर, तीसरा तीसरा भी यही लिख दे रहा हूं। तीसरा अंतर यह है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। हर व्यक्ति को अकेले मिला हुआ है, तुम्हारे को भी है, तुम्हारे को भी है, तुम्हारे को भी है ना। लेकिन जो डीपीएसपी होते हैं वो सामूहिक होते हैं, क्यों कलेक्टिव होते हैं। क्योंकि डीपीएसपी में जो कानून सरकार बनाएगी, क्योंकि डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि डीपीएसपी को जो कानून सरकार बनाएगी वो किसी एक व्यक्ति के लिए तो बनाएगी नहीं, सब के लिए बनाएगी। इसलिए डीपीएसपी सामूहिक है और फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल है। अब पहले ये दो लिख लो, ठीक है। आ जाए, अब पहला लिखना मतलब एफआर में, they aim at establishing they aim at establishing they aim at establishing political democracy in the country, political democracy in the country। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार देश में राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, देश में राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। अब इधर लिखना इस तरफ, डीपीएसपी डीपीएसपी एम एट एस्टैब्लिशिंग एम एट एस्टैब्लिशिंग establishing social and economic democracy, social and economic democracy in the country। डीपीएसपी का उद्देश्य, डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, बढ़ावा देना है। अगला फंडामेंटल राइट में, अगला फंडामेंटल राइट में मैं बता दिया ये वाला इंडिविजुअल वाला है ना। आ जाए, फंडामेंटल राइट प्रमोट, फंडामेंटल राइट प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देते हैं, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देते हैं। अगला इधर, इधर अब डीपीएसपी में, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। इसमें लिखना ये सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं,
ठीक है, यहां तक दोनों हो गए। अब अगला वाला समझा देता हूं। अगला वाला, मौलिक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। कानूनी मान्यता प्राप्त है, अगर लागू नहीं किए तो सुप्रीम कोर्ट डंडा मार के करवा देगा। और डीपीएसपी को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, अगर लागू नहीं किए तो सुप्रीम कोर्ट तो क्या कोई भी डंडा मार के नहीं करवा पाएगा। ठीक है, अगला अगला फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट हैव लीगल सेंशन। फंडामेंटल राइट हैव लीगल सेंशन, मौलिक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। अशोक कुमार तूरी कह रहे हैं हाउ इंडिविजुअल, मौलिक अधिकार तुम्हारे अकेले को मिले या नहीं मिले, कोई और कोर्ट जाए नहीं जाए, तुम अकेले जा सकते हो नहीं जा सकते, तुम्हारे हो गए इंडिविजुअल के नहीं हुए। लेकिन डीपीएसपी में जो कानून सरकार बनाएगी वो क्या केवल तुम्हारे लिए बनाएगी, बनाएगी तो पूरे समाज के लिए तो बनाएगी, यही तो मैंने समझाया। ठीक है, मौलिक अधिकारों में लिखना फंडामेंटल राइट हैव लीगल सेंशन, मौलिक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। डीपीएसपी में लिखना, डीपीएसपी में, डीपीएसपी हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सेंशन। डीपीएसपी हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सेंशन, डीपीएसपी को नैतिक नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ये बात सही है कि नहीं? नैतिक और राजनीतिक मतलब सरकार को अगर वोट चाहिए, पॉलिटिकल चाहिए तो लागू करे डीपीएसपी। नैतिक मतलब सरकार का अंदर से मन कर रहा है तो जनता का कल्याण करे। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगला अगला अब डीपीएसपी में देखना देखना सॉरी दोनों में देखना, फंडामेंटल राइट जो होते हैं, लास्ट है ये डिफरेंस, फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो कुछ करने के लिए रोकते हैं, कुछ करने के लिए रोकते हैं। जैसे छुआछूत का अंत, जैसे टाइटल का अंत, जैसे भेदभाव का अंत, सब चीजें मना कर रहा है ना, कि जैसे बाल श्रम का अंत, मतलब ये निगेटिव प्रकृति के हैं, ये कुछ करने से मना करते हैं कि ऐसा मत करो। तो आप कहोगे निगेटिव क्यों हो गए? निगेटिव मतलब मना कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, और जो डीपीएसपी होते हैं वो पॉजिटिव सेंस के होते हैं, क्योंकि ये कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे इनका कल्याण, जैसे इसका कल्याण, जैसे इसका कल्याण, ये सब कुछ करने को प्रमोट करते हैं और ये गलत काम करने पर रोक लगाते हैं। यानी मौलिक अधिकार ऐसे का काम करते हैं, कुछ गलत करोगे तो रोक देंगे, और डीपीएसपी बढ़ावा देते हैं कि वीर तुम बड़े, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, आ जाओ। ठीक है, अब लास्ट लिखे, द फंडामेंटल राइट आर निगेटिव, मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। इसी में लिखना, as they prohibit the government from doing certain things, क्योंकि ये सरकार को, मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि ये सरकार को कुछ करने के लिए रोक लगाते हैं, करने के लिए रोक लगाते हैं। अब डीपीएसपी में लिखना, डीपीएसपी आर पॉजिटिव, डीपीएसपी सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, डीपीएसपी सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। as they require the state to do certain things, क्योंकि ये डीपीएसपी सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं
क्योंकि ये सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं। यहां पर आपके फंडामेंटल राइट खत्म। अब सुनो, देखिए बच्चों, मैंने आपको फंडामेंटल राइट भी करा दिए, डीपीएसपी भी करा दिए और फंडामेंटल ड्यूटीज भी करा दी, ठीक है। अब मैं आपको कल, संडे है लेकिन कल एक बार क्लास लेने जरूर आऊंगा और कल हम ये चेक करेंगे कि क्या आपका क्या क्या हो गया और क्या क्या रह गया है। कल संडे में और कोई क्लास नहीं है, मेरी कोई एनसीईआरटी की कोई क्लास नहीं है। हाँ, पॉलिटी की इसी क्लास में, ये जो मेरी क्लास चल रही है, इस पॉलिटी की क्लास में मैं कल आऊंगा, ठीक है। कितने बजे आऊंगा इसका मैसेज हम आपको आज रात तक डलवा देंगे और कल हम आपसे मिलेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि मैंने सिलेबस ये दिखाऊंगा आपको कि ये सिलेबस में मैंने ये सब करा दिया है और क्या छूटा है क्या नहीं है वो मुझे आप बताना, पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है। कल मिलता हूं, किस टाइम पे मिलेंगे इसका मैसेज हम आपको रात तक डालेंगे ताकि आपको भी तो पता चले आपके सिलेबस में मैंने क्या छोड़ा है क्या नहीं छोड़ा। फिर मैं पूछूंगा आपसे पेपर में क्वेश्चन कहाँ गलत होते हैं, मुझे बताना आप तो, ठीक है। कल मिलते हैं और अभी एनसीईआरटी क्लास होगी 10-5 मिनट का ब्रेक, तो 5 मिनट में आ रहा हूँ अभी।